विद्यार्थी मित्रों, इस साल आप सेम फिफ्थ में गए हैं और आज हम सेम फिफ्थ में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपको इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे पिछले वर्ष आपको 5 यूनिट थे, उसी प्रकार से इस बार भी आपको 5 ही यूनिट रहेंगे। तो हम सबसे पहले एक एक यूनिट वाइज क्या क्या रहेंगे टॉपिक, इस विषय में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, प्रकरण पहला। प्रकरण पहले में का जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका सिलेबस है, ये पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सिलेबस है। तो हमको पूरे 5 यूनिट में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ये है। तो इसमें टॉपिक में आपको ये देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2-4 विशेषता बताता हूँ कि जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की जनसंख्या या अतिरिक्त जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति आय कम है। ये जो विशेषता है, इस विशेषताओं में से हमको जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है, वो हमको यहाँ पे देखनी है। तो लगभग इस टॉपिक में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 10-12 विशेषता हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन। देखिए, कोई भी काम जो है वो अगर नियोजन से करते हैं तो वो काम सफल होता है। तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जब हम विचार करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन जो है वो बहुत जरूरी है और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नियोजन की बहुत आवश्यक होती है। तो इस टॉपिक में हम जो है वो आर्थिक नियोजन किस प्रकार का अर्थव्यवस्था का बनाया जाता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके पश्चात हम 11वीं पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य, ये तीसरा टॉपिक आपका रहने वाला है। तो 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है, देखिए हर 5 साल के लिए सरकार जो है वो पंचवार्षिक योजना बनाती है और ये 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है इस साल हमको सिलेबस में है। तो हर एक पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य होते हैं, उसी तरह से 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है उसके क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या विशेषता है, ये इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। इसके पश्चात जो आखिरी का जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है नई आर्थिक सुधारणा। और इन नई आर्थिक सुधारणों में 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। एक है जागतिकीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है उदारीकरण। तो देखिए, भारत में वर्ष 1991 से नई आर्थिक जो प्रणाली है वो भारत सरकार ने अपनाई थी और उस प्रणाली के अंतर्गत ये उदारीकरण, निजीकरण, जागतिकीकरण, ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना भारत सरकार ने अपनाई थी। तो ये जो जागतिकीकरण है, इसके लाभ और दोष हमको इसमें पढ़ना है। निजीकरण ये क्या है, उसके लाभ और दोष पढ़ना है। उदारीकरण, इसके लाभ और दोष पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये पहला यूनिट आपका रहने वाला है। इसके पश्चात जो हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 जो है इसमें कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो जिसमें से पहला टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। देखिए, ये जो दूसरा यूनिट जो है आपके लिए प्रकरण, ये पूर्णतः कृषि पर आधारित है। तो ये पहला टॉपिक जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, उसमें पहली विशेषता है कि भारत ये जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे लगभग 60 से 65% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और उसी कृषि की हमको विशेषता और महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये हमको ये टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है भारतीय कृषि की उत्पादकता कम होने के कारण और उपाय। देखिए, भारत जो है देश, ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे भारत की जो कृषि में से जो भी अनाज का उत्पादन होता है वो बहुत ही कम उत्पादन होता है। अगर हम विकसित देशों की तुलना करते हैं तो भारत देश की जो उत्पादकता है कृषि की वो बहुत कम है। वो कम होने के क्या क्या कारण है, ये हमको इस टॉपिक में देखना है कि क्या क्या कम। जैसे कि उसमें से कुछ एक दो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे भारत में पुरानी जो तकनीक है वही तकनीक से हमारे यहाँ पे
कृषि आज भी की जा रही है। ये जो दूसरा अगर बताना है कारण, तो हमारे यहाँ पे जो है वो किसान लोग जो है कृषि का यांत्रिकीकरण नहीं करते हैं और यंत्र तंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से भारत की कृषि की उत्पादकता कम है। और अब हम अगर उत्पादकता कम है तो हमें उत्पादकता तो बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके क्या उपाय है? तो भारत में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं। उनमें से अगर यहाँ पे बताना है तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, खेती में यंत्र तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, व्यापारी दृष्टिकोण रखकर खेती करनी चाहिए। तो ऐसे कई उपाय इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। इसके बाद में प्रकरण दूसरे में का जो तीसरा टॉपिक है कृषि विपणन और उसके दोष और उपाय हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो कृषि विपणन पहले अर्थ समझ लीजिए कृषि विपणन का। कृषि विपणन यानी बिक्री व्यवस्था। जब किसान अपना अनाज उगाता है तो फिर उगाने के बाद में वो जब कहाँ बेचेगा, उसकी बिक्री कहाँ करेगा, वो बिक्री ये जो है उसको कहते हैं कृषि विपणन। कृषि का जो है माल जो है कृषि माल अनाज ये बेचना। अब हमने इस टॉपिक में हमको ये देखना है कि कृषि विपणन में भारत में क्या क्या दोष पाए जाते हैं। तो भारत में कृषि विपणन या बिक्री व्यवस्था में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं और वो दोषों का जो है हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। जिसमें से एक दोष ये है कि संग्रहण का अभाव। भारत का किसान जो है वो संग्रहण की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा है कि जो परिवहन साधनों का अभाव, ये भी एक साधन है। तो ऐसे कई दोष है बिक्री व्यवस्था में। कृषि माल की उचित कीमत न मिलना, ये भी दोष है। तो ये दोष जो है वो दोष हमको यहाँ पे पढ़ना है। उसके पश्चात ये दोष दूर करने के लिए क्या उपाय है ये हमको देखना है। तो कृषि विपणन में जो दोष है वो दूर करने के उपाय ये भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। चौथा टॉपिक है और आखिर का टॉपिक है कृषि विभाजन एवं अपखंडन। तो कृषि विभाजन और अपखंडन, उसके कारण और उपाय हमको यहाँ पढ़ना है। तो कृषि का विभाजन और अपखंडन ये क्या समझ लीजिए। कृषि का विभाजन यानी कृषि छोटे छोटे हिस्सों में बटे जाना, उसके कहते हैं कृषि का विभाजन। और अपखंडन, तो हमको इस टॉपिक में कृषि किन कारणों के वजह से कृषि का विभाजन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि बढ़ती जा रही है, ये हमको पढ़ना है। और ये कृषि का विभाजन और अपखंडन, इसके दोष दूर करने के उपाय ये भी हमको पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में हमको प्रकरण नंबर 3 जो है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो प्रकरण 3 में जैसे प्रकरण 2 ये कृषि से जुड़ा हुआ था, वैसे प्रकरण 3 जो है वो है उद्योगों से जुड़ा हुआ। तो हमारे भारत में जो उद्योग नीति है, उस उद्योग नीति में से वर्ष 1991 की जो है वो औद्योगिक नीति हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए है। और यह औद्योगिक नीति की क्या क्या विशेषता है, इस औद्योगिक नीति में उद्योगों के बारे में क्या क्या बताया है, वो हम इस विषय में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो है लघु एवं कुटीर उद्योग, उसका महत्व क्या है, समस्या क्या है, उपाय क्या है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग को बहुत अत्यधिक महत्व है और अधिकतम रोजगार देने वाले ये लघु और कुटीर उद्योग है। तो इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इनके क्या क्या समस्या है और इन समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या है, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके पश्चात हमको इस टॉपिक में औद्योगिक अशांति अथवा संघर्ष ये टॉपिक पढ़ना है। उसके अंतर्गत उसके कारण और उपाय। तो औद्योगिक अशांति यानी क्या होती है? तो औद्योगिक अशांति यानी उद्योगों में जो संघर्ष होता है, जैसे कि मालिक और मजदूर इनके बीच जो संघर्ष होता है, उसको वो संघर्ष होने के कारण जो उद्योगों में अशांति फैल जाती है तो उसको कहते हैं औद्योगिक अशांति या उद्योगों का संघर्ष। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का संघर्ष जो है वो दिखाई देता है। तो वो किन कारणों की वजह से संघर्ष होता है और वो कारण दूर करने के लिए क्या उपाय है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। तत्पश्चात उसके बाद में सबसे आखिरी का जो टॉपिक है श्रमिक संघ या कामगार संगठन है। भारत में जो श्रमिक संघ जो है वो श्रमिक संघ भारत में 1890 में पहला श्रमिक संघ स्थापित हुआ था, वो है मुंबई इस शहर में, उसका नाम था बंबई मिल मजदूर संघ। तो ये जो है हमारे भारत में श्रमिक संघ बहुत पुराने या काफी वर्षों से ये श्रमिक संघ हर उद्योग में दिखाई दे रहा है। परंतु हमको यहाँ पे इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो भारत के श्रमिक संघ की क्या क्या विशेषता है ये हमको पढ़ना है। और श्रमिक संघ मजदूरों के लिए क्या क्या कार्य करता है
ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ऐसा ही आपका प्रकरण 3 रहेगा। अब इसके बाद में हम प्रकरण 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रकरण 4 में पहला टॉपिक जो है गरीबी। तो देखिए भारत में आज भी 35% जनता जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही है। इसका मतलब यह है कि भारत में गरीबी बहुत अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो भारत में गरीबी क्यों है, उसके क्या कारण है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में ये गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है, सरकार की ओर से क्या क्या उपाय है, और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, देश की जनता क्या कर सकती है, इन उपायों का हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। अब ये उसके बाद में जो टॉपिक दूसरा है जिसका नाम है बेकारी अथवा बेरोजगारी, ये पहले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है ये बेरोजगारी, क्योंकि जहां पे गरीबी है वहां पे बेरोजगारी है, जहां पे बेरोजगारी है वहां पे गरीबी है। तो ये आपस में भाई भी बोल सकते हैं। तो ये गरीबी और बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी भारत में जितने प्रतिशत गरीब है उतनी प्रतिशत बेरोजगारी भारत में। तो हमारे देश में 35 से 40% जनता आज बेरोजगार है। और अगर आज की तारीख में अगर हम कोरोना का प्रकोप देखते हैं तो कोरोना के प्रकोप में ये बड़ा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आ रहा है, बेरोजगारी। भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और कोरोना की वजह से तो और लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं। तो ये भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उसके हमको यहाँ पे कारण पढ़ना है, उसके उपाय पढ़ना है और उसके बाद में उसके प्रकार भी पढ़ना है। बेरोजगारी 5-6 प्रकार की भारत में दिखाई देती है, तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तत्पश्चात बचत गट, ये जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो बचत गट, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये जो बचत गट है, तो ये बचत गट में क्या होती है, बचत गट किस तरह से स्थापित किया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, वो रोजगार किस तरह से प्रदान करती है, तो इन सब बातों का जिक्र हम ये बचत गट में हम करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। खास करके हमारे भारत में महिलाओं की जो बचत गट है वो काफी अच्छे हैं और आज इन बचत गट के माध्यम से काफी महिलाओं को रोजगार प्रदान हो चुका है और गांव-गांव में ये बचत गट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बचत गट हमको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे आखिरी में इस यूनिट का जो टॉपिक है वो है भारत का विदेश व्यापार। देखिए विदेश व्यापार यानी दो देशों के बीच में चलने वाला व्यापार। तो भारत ये जो देश है ये बहुत बड़ा देश है। आज भारत का कई देशों के साथ में व्यापार हो रहा है। लगभग भारत का आज पूरे विश्व में 190 देश है, तो कम से कम भारत का 100 देशों के साथ में आयात और निर्यात व्यापार चलता है। तो भारत का आयात और निर्यात व्यापार ये किस तरह से, उसकी दिशा क्या है, दिशा यानी विदेश व्यापार कौन सी दिशाओं में भारत का हो रहा है या कौन से देशों के साथ में हो रहा है, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद में भारत के विदेश व्यापार की रचना क्या है, कौन से वस्तु की आयात भारत करता है, कौन से वस्तु की निर्यात भारत करता है, ये इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट सबसे आखिरी का यूनिट जो है प्रकरण 5वां, ये आपके सिलेबस का आखिरी का यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत पहला जो है ये यूनिट पूरी में पूरी तरह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम पर्यावरण, इसका अर्थ और प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। आज आदमी के जीवन में पर्यावरण को बहुत अत्यधिक महत्व आ गया है और आदमी आप सतर्क हो गया कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक में हम पर्यावरण के बारे में, उसका अर्थ जानने वाले, फिर बाद में पर्यावरण जो है वो किन प्रकार का है ये हम देखने वाले। उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है प्राकृतिक संसाधन। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन में कई प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ 3 प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, जिसमें से पहला है भूमि, दूसरा है पानी और तीसरा है वन या जंगल। तो ये 3 संसाधन ये पूरी तरह प्रकृति की देन है, इसका नाम ही है प्राकृतिक संसाधन। इसका अर्थ प्रकृति की देन और वो निःशुल्क है, बिना मूल्य है। तो ये 3 हमको भूमि, पानी और वन, ये जो है 3 प्राकृतिक संसाधन हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में हमको इस प्रकरण में का जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रदूषण से जुड़ा हुआ। तो हमें यहाँ पे 3 प्रदूषण पढ़ना है इस साल। वो है पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण ये उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है, ये आप सब भली बातें जानते हैं। जल प्रदूषण ये पानी के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो है, और भूमि प्रदूषण जो भूमि के ऊपर जो प्रदूषण होता है वो भूमि प्रदूषण। तो
तो यह वायु, जल और भूमि, ये तीनों प्रदूषण जो है इसके क्या कारण है, ये किन कारणों की वजह से ये तीनों प्रदूषण दिखाई देते हैं, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। और ये तीनों भी जो प्रदूषण है ये दूर करने के लिए क्या उपाय है, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये तीनों प्रदूषण के कारण क्या है और ये दूर करने के उपाय, ये हमको पढ़ना है। और सबसे आखिरी में जो है वो है वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आपको इंग्लिश में इसका नाम मालूम है आपको, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि। तो दिन ब दिन हमारे भारत में और पूरे विश्व में जो है तापमान वृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो है तापमान वृद्धि जो हो रही है वो एक घातक संकेत हमारे मनुष्य जीवन के लिए है। तो ये वैश्विक तापमान वृद्धि अगर होती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है पृथ्वी को। इसलिए ये वैश्विक तापमान वृद्धि, इस टॉपिक के अंदर हमको ये पढ़ना है कि ये क्यों वैश्विक तापमान वृद्धि बढ़ रही है, इसको कम करने के क्या उपाय है, तो ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 5 यूनिट आपको इस साल पढ़ना है। और ये 5 यूनिट हम फिर इसके बाद में जो वीडियो है उस वीडियो में विस्तार से हम एक एक टॉपिक लेके इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।